Welcome to Knowledge Pistol UPSC. This is lecture number 5 of economics series. In this video, I'm going to talk about taxation in India and कौन से टैक्सेस इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए इस चैप्टर से. बेसिकली इस बार 2 क्वेश्चन थे टैक्सेशन से सीडीएस में ही, तो मुझे लगता है कि ये करना चाहिए थोड़ा डिटेल में. नाउ व्हाट इज टैक्स? टैक्स इज द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट. बेसिकली इफ यू जस्ट थिंक कि गवर्नमेंट का काम है सोसाइटी डेवलपमेंट का, और बाकी सारे काम भी हैं, बट एक काम ये भी है कि सोसाइटी डेवलप होनी चाहिए. फॉर सोसाइटी डेवलपमेंट यू नीड मनी एंड दिस मनी कम्स फ्रॉम टैक्स. और भी सोर्सेज हैं लाइक पीएसयूज हैं, आरबीआई है, यहाँ से भी लिया जा सकता है, लोन्स होते हैं. प्लस टैक्सेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द सोर्स फॉर द गवर्नमेंट फंडिंग, इनकम ऑफ द गवर्नमेंट एंड रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट. नाउ ये काम कैसे करता है? गरीब से पैसा लेके अमीरों को दिया जाता है. ओ सॉरी, सच नहीं बोलना था. गवर्नमेंट इम्पोज करती है टैक्सेस अमीरों पे एंड वो बाद में उस मनी को डिस्पर्स करती है फॉर सोसाइटी डेवलपमेंट एंड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द डाउन ट्रॉडन. यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है. तो इंडिविजुअल्स और कंपनी से पैसा लेके गवर्नमेंट फंक्शन करती है. लाइक दिस इज कॉल्ड टैक्स इन सिंपल लैंग्वेज. अब ये जो पैसा यहाँ से लिया गया, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और मिडिल मैन भी हैं जिनके पास कम भी है, वो सब टैक्स भरते हैं. उसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज. लाइक ही इज हैविंग ह्यूज वेल्थ. यहाँ से जो इसके रिसोर्सेज थे वो यहाँ से पूरा सोसाइटी में डिवाइड होंगे थ्रू दिस टैक्सेशन सिस्टम. इसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड दिस इज व्हाट वी कॉल सोशलिज्म. कि किसी के पास भी एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए. एंड इंडिया इज अ सोशलिस्ट काइंड ऑफ सोशलिस्ट कंट्री. नाउ इट प्रिवेंट्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ. अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो होता है वो कैपिटलिज्म का पार्ट है. लोग अमीर 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 और अमीर होते जाते हैं, तो दैट इज द पार्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, सॉरी कैपिटलिज्म. नाउ दिस सिस्टम प्रिवेंट्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ. आई होप इट इज क्लियर. नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, इंडिया में टैक्स सिस्टम कैसे क्लासिफाइड है, कैसे पूरे देश में, क्या पूरे वर्ल्ड में टैक्सेशन कैसे क्लासिफाइड है वो देखते हैं. कुछ टाइप्स हैं 1, 2, 3, 4. इन दिस 4 क्लासिफिकेशन वी कैन क्लासिफाई टैक्स उनके अंदर भी, लाइक प्रोग्रेसिव टैक्सिंग, प्रोपोर्शनल टैक्सिंग और रिग्रेसिव टैक्स. प्रोग्रेसिव टैक्स इज, मान लेते हैं आपकी इनकम बढ़ रही है प्लस आपके टैक्स भी बढ़े रहे. दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्सिंग. आई कैन गिव यू द एग्जाम्पल. आपकी इनकम बढ़ गई, आपका प्रमोशन हुआ, आपकी इनकम इंक्रीज हो गई. जब आपकी इनकम इंक्रीज हुई तो उस पर ज़्यादा इनकम टैक्स लगेगा. यू हैव टू पे मोर इनकम टैक्स. दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्सिंग. अमीर को ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, गरीब को कम देना पड़ेगा. दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू. ठीक है. प्रोपोर्शनल टैक्सिंग, टैक्स रिमेन सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम. अब मान लेते हैं ये कुरकुरे का पैकेट है जिसपे एक गरीब को भी 10 रुपये देने हैं और अंबानी साहब को भी 10 रुपये देने हैं. तो इस पे किसी की इनकम डिसाइड नहीं करती है टैक्सिंग को. ये इनकम से नॉट कनेक्टेड है. ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल टैक्स. टैक्स रिमेन सेम irrespective of the income. Example is GST. Very good example is GST. Now regressive taxing. When your income increases but tax doesn't. कैसे? मान लेते हैं अंबानी थे, अंबानी है अंबानी है, इसकी इनकम बहुत ज़्यादा है. नंबर्स आई कांट इवन काउंट. ठीक है, जो भी नंबर्स हैं. और यहीं पे किसी नॉर्मल पर्सन की, मान लेते हैं जिसकी 1 लाख सैलरी है, अब इसने प्रोडक्ट लिया 50,000 का, जिसमें से 20,000 टैक्स था. नाउ ये 50,000 का प्रोडक्ट अंबानी जी को भी सेम पड़ेगा और इस बंदे को भी सेम पड़ेगा. पर दिस 20,000 इज द 20% ऑफ दिस 1 लाख. बट ये जो 20,000 है ये इसका बहुत कम पार्ट होगा, बहुत कम. पॉइंट्स में भी चला जाए अगर उनकी इनकम देखी जाए तो 20,000. ठीक है. यही मेरा कहने का मतलब है कि जब आपकी इनकम इंक्रीज हो पर टैक्स इज नॉट गेटिंग इंक्रीज, दिस इज कॉल्ड रिग्रेसिव टैक्सिंग. ठीक है. यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिखा भी है, अंबानी अदानी वर्सेस मी अनएम्प्लॉयड विद पापा के पैसे. तो मेरे पास तो बहुत कम पैसे हैं
उनको मैं कैसे पॉइंट में भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा। ठीक है। नाउ specific tax and ad valorem tax. This one is important. Just try to think in this way. What is specific tax? As the name suggests, specific मतलब किसी पर्टिकुलर चीज पे लग रहा है ऑन पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। आप कुछ लेने गए मार्केट में, आपने मार्केट से सामान लिया, उसके पर यूनिट पे वो टैक्स लगे, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक टैक्स। नाउ एड वेलोरम टैक्स, ये किसी वैल्यू पे लगता है। मान लेते हैं ये रियल एस्टेट काइंड्स ऑफ एग्जांपल्स आते हैं इसके। किसी भी पर्टिकुलर चीज की एस्टिमेटेड वैल्यू पे जो टैक्स लगे। वैल्यू इज डिफरेंट थिंग एंड दिस पर यूनिट इज अ डिफरेंट थिंग। मेक श्योर यू हैव द डिस्टिंक्शन ऑफ बिटवीन टू। एड वैल्यू, जहां पे आप वैल्यू देख लें, मार्केट एड वैल्यूरम टैक्स इज वैल्यू। एंड याद करने का तरीका इज वी ए एल वैल्यू वैल्यू। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं ऑन वैल्यू ऑफ आइटम्स, नॉट ऑन क्वांटिटी। क्वांटिटी यहाँ पे है पर यूनिट, ये सब क्वांटिटी होती है। वेट और साइज, दीज आर द पर यूनिट स्टैंडर्ड्स बेसिकली। वेट, साइज, क्वांटिटी। यहाँ पे वैल्यू की बात करेंगे। मान लेते हैं ये 100 बीघा जमीन है, इसकी जो भी प्राइस है, इसमें इसकी जो भी एस्टिमेटेड वैल्यू होगी उस पर जो टैक्स लगेगा वो एड वेलोरम टैक्स लगेगा। ये एक 10 kg टमाटर है, इस पे स्पेसिफिक टैक्स लगने वाला है, इस पे एड वेलोरम नहीं लगेगा क्योंकि इसका एक फिक्स नंबर है। बट वैल्यू ऑफ द रियल एस्टेट इज नॉट फिक्स्ड, वो एक एस्टिमेटेड वैल्यू होती है। ठीक है। नाउ ओरिजिन बेस्ड टैक्स एंड डेस्टिनेशन टैक्स, एग्जाम्पल से समझते हैं। जहां पे ओरिजिन हो प्रोडक्ट का, वहां पे टैक्स लिया जाए। एग्जाम्पल इज, दिस इज गुजरात, दिस इज राजस्थान। ठीक है। यहाँ से कुछ गुड्स बनाए गए गुजरात में। मान लेते हैं टाटा जी ने एक नैनो की कार बनाई। इस कार पे जो टैक्स दिया जाएगा वो गुजरात स्टेट में दिया जाए, तो उसको बोलेंगे ओरिजिन बेस्ड टैक्स। जहां पे उसको प्रोड्यूस किया गया उसके लिए वहीं पे टैक्स दिया गया। पर इस कार के लिए टैक्स अगर राजस्थान में दिया जाए, क्योंकि ये राजस्थान में जाके सोल्ड हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स और कंज्यूमर बेस्ड टैक्स। बेसिकली दिस इज जीएसटी ऑल्सो। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो आगे हम देखेंगे, जहां पे लिवाए हो, वहां पे गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम किए जा रहे हो। जो टाटा कार थी वो गुजरात में बनी, कंज्यूम राजस्थान में हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। और अगर उस गाड़ी का टैक्स गुजरात में ही जाए तो उसको हम बोलेंगे ओरिजिन बेस्ड टैक्स। आई होप इट इज क्लियर। नाउ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ज्यादातर हमारे इंडिया में ये यूज हो रहा है। तो दीज आर जस्ट क्लासिफिकेशन कि इन बेसिस पे भी आप टैक्सेस को क्लासिफाई कर सकते हैं। ना कमिंग टू द डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स से आप सीधा सीधा ये समझिए कि जिस पे इम्पोज हुआ और जिस बंदे ने उसको भरा, टैक्स की बात हो रही है। जिस पे इम्पोज हुआ एंड जिस बंदे ने उस टैक्स को भरा वो सेम है, तो वो डायरेक्ट टैक्स होगा। लाइक आपकी इनकम है, तो ये आपके ऊपर इनकम टैक्स आया और आपने ही उसको पे किया, तो ये हुआ डायरेक्ट टैक्स। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। अब क्या होगा, ये था फैक्ट्री ऑफ कुरकुरे, इसके बीच में होलसेलर भी रहा होगा और इसके बाद रिटेलर आया होगा, तब जाके आपके पास एक कुरकुरे का पैकेट आया। ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट बना था, यहाँ पे आप टैक्स पे करेंगे, तो यहाँ पे भी टैक्स पे हुआ, यहाँ पे भी टैक्स पे हुआ, यहाँ पे भी हुआ। यहाँ पे जब फाइनल कंज्यूमर इन सब का टैक्स पे करेगा, दीज कंपनीज आर नॉट लाइबल टू पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। बंदा फैक्ट्री में जो है उस पे टैक्स इंपोज हुआ, पर ये टैक्स उसने आप पे शिफ्ट कर दिया, पूरा कंज्यूमर पे शिफ्ट कर दिया। उसकी एमआरपी में यही लिखा होता है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। मतलब ये जो टैक्सेस हैं वो आप पे कर रहे हैं, ना कि फैक्ट्री वाला। फैक्ट्री वाला इज गिविंग एक्साइज ड्यूटी एंड ऑल दीज थिंग्स, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आप पे करते हैं सारा के सारा टैक्स। ठीक है। नाउ इनडायरेक्ट टैक्स इज टैक्स कलेक्टेड बाय इंटरमीडियरी फ्रॉम द पर्सन हु बेयर्स अल्टीमेट बर्डन ऑफ टैक्स, जो कि आप लोग होते हैं, कंज्यूमर होते हैं। ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। यहाँ पे इसका उल्टा ही है, जब टैक्स इम्पोज किसी पे हो और उसको पे कोई और करे। दो डिफरेंट एंटिटीज हैं यहाँ पे, पर डायरेक्ट टैक्स में सेम एंटिटीज थी। ठीक है। ओके, दिस इज हाउ वी डिवाइड टैक्सेस, टैक्स डायरेक्ट, इनडायरेक्ट।
सेंटर स्टेट। ठीक है, सेंटर में पर्सनल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, इक्वलाइजेशन लेवी। स्टेट में लैंड रेवेन्यू और प्रॉपर्टी टैक्स। डायरेक्ट में सिर्फ दो ही आते हैं। नाउ इनडायरेक्ट टैक्सेस में सीजीएसटी, आईजीएसटी, कस्टम ड्यूटी, ये सेंटर लगाता है। स्टेट में एसजीएसटी और स्टैंप ड्यूटी लगती है। ये स्ट्रक्चर 2017 में हुआ जब जीएसटी आ गया। उससे पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस में ये सारे टैक्सेस भी आते थे, प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस के 17 टैक्सेस को जीएसटी ने खत्म किया। मतलब 17 टैक्सेस आर सबस्यूम्ड इनटू जीएसटी। तो फ्यू मेजर वंस आर एक्साइज ड्यूटी खत्म हो गई है, कस्टम ड्यूटी खत्म हो गई है, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स और स्टैंप ड्यूटी। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसे याद करें क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं कि कौन से टैक्स सबस्यूम हो चुके हैं। या तो बस आप इनको याद कर लो, बट आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, नाउ एक एक टैक्स के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं। पर्सनल इनकम टैक्स imposed on all sources of income। ठीक है, कैसे? एक आदमी है जिसके 3-4 बिजनेस हैं, उसकी जो भी इनकम आएगी हर सोर्स से, उसको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, प्रेजेंटली दो स्कीम है हमारे भारत में जिसमें आप इनकम टैक्स पे कर सकते हैं, ओल्ड और न्यू। इंडिविजुअल्स आर फ्री टू चूज एनी ऑफ द स्कीम, ओल्ड और द न्यू वन। डिफॉल्ट वन इज द न्यू वन। लाइक जो डिफॉल्ट सेटिंग्स होती हैं आप फोन की, वो न्यू पे सेट है। लाइक अगर आप खुद से कुछ चूज नहीं करते हैं तो आप न्यू के हिसाब से टैक्स करेंगे। ठीक है, फाइन। अब ओल्ड और न्यू का थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन देख लेते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा देख लेते हैं। ओल्ड में अप टू 5 lakhs अगर आपकी इनकम है तो यू नीड नॉट टू पे एनी टैक्स, बट यू कैन क्लेम exemptions under PPF and NPS schemes. This PPF is Pension Provident Fund and this is National Pension Scheme, etc. बट अगर इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो आप इन ब्रैकेट्स के अंदर आते हैं। अब इन ब्रैकेट्स के अंदर कैसे आते हैं? मान लेते हैं आपकी इनकम है 6 लाख। ठीक है, अब पहला ब्रैकेट है 0.25 लाख। 2.5 लाख तक आपकी इनकम में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, 2.5 से 5 लाख तक, जो कि 2.5 लाख है, उस पर आपको 5% टैक्स देना होगा। 5 लाख से 10 लाख में जो भी अमाउंट आपका आता है दैट इज 1 लाख, क्योंकि यहाँ पे 2.5 आ चुका है, यहाँ पे 2.5 आ चुका है। यहाँ तक आपने कोई टैक्स नहीं दिया, यहाँ पे आपने टैक्स दिया 5% के हिसाब से। अब जो 6 लाख में से 1 लाख बचा था, ये 1 लाख पे आप 20% टैक्स पे करेंगे। आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग। ऐसे नहीं है कि पूरा एक में पुट कर दिया और आपको उतना ही टैक्स पे करना है। टैक्स स्लैब्स हैं। 2.5 से 5 लाख में आपको अगर जितना भी नंबर आपका आ रहा है वो आपको देना पड़ेगा 5% के हिसाब से। 5 लाख से 10 लाख के बीच में जो भी इनकम आपकी है, चाहे वो 1 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए है, उस पर आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग, मान लेते हैं 6 लाख रुपीज थे, 2.5 lakhs इज सेफ। 2.5 lakhs का 5% आपको इसमें पे करना है और 2.5 का 20% आपको थर्ड स्लैब में पे करना है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अब ओल्ड स्कीम में था 5 लाख, न्यू स्कीम में है अप टू 7 लाख, नो इनकम टैक्स। 7 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, बट उसमें आप एग्जेम्पशंस नहीं ले सकते और रिबेट्स आर नॉट अलाउड। नॉट अलाउड बेसिकली, नो एग्जेम्पशंस एंड रिबेट्स अलाउड। ठीक है, मान लेते हैं आपकी इनकम है 8 लाख रुपीज। 8 लाख रुपीज में 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं। 3 to 6 लाख के बीच में हमारी लाइक 8 लाख है, तो यहाँ से पहला स्लैब है 0 to 3, दूसरा स्लैब है 3 to 6 और 6 to 9। मतलब इसके बीच में भी हमारा पैसा आ रहा है। 2 lakhs आर इन दिस, 3 lakhs आर इन दिस एंड 3 lakhs आर इन द अपर स्लैब। तो इसमें जो 2 lakhs पे हम टैक्स देंगे वो 10% होगा, 3 पे जो देंगे वो 5% के हिसाब से, और 3 पे नो टैक्स। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, बस ये चीज़ें थोड़ी याद रखना जो मैंने लिखी हुई है कि यहाँ पे लिमिट 5 lakhs की है, यहाँ पे लिमिट 7 lakhs की है। दिस क्वेश्चन कैन कम, बाकी इसके डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी चीज़, ये पर्सनल इनकम टैक्स कैसे, एक और चीज़ समझ लेते हैं। ये है अडानी पावर्स
कंपनी है जो, ठीक है, ये कंपनी है। ये कंपनी है किसकी? अडानी की। ये अडानी की कंपनी है और ये अडानी अलग से है। आदमी है अदानी, कंपनी इज अ एंटिटी। यहाँ पे हम अदानी की इनकम के बारे में बात कर रहे थे, नॉट द कंपनीज इनकम। इसकी बात नहीं की हमने। कंपनी जो भी पैसा बनाती है वो अलग चीज है। हम बस अभी तक बात कर रहे थे अदानी की जो भी इनकम होगी उसकी। ठीक है, दोनों अलग अलग एंटिटी हैं। वन इज इन हाउस होल्ड एंड अदर वन इज इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, तो वो उसको डिफरेंशिएशन को क्लियर रखना, मैंने पहले ही लेक्चर में अपने में ये समझाया था। नाउ कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स लगता है कंपनीज पे। कंपनीज पे लगता है। मैंने अभी वही चीज बताई कि ये कंपनी है अडानी पावर, ये कंपनी अदानी की है, पर मैं इसमें टैक्सेशन की बात कर रहा हूँ जो कंपनी पे लग रहा है, ना कि अदानी पे। ठीक है, अदानी पे तो लगेगा पर्सनल इनकम टैक्स उसकी इनकम पे। नाउ इम्पोज्ड ऑन द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। अगेन, ये रेवेन्यू पे नहीं लगता, जो कंपनी प्रॉफिट करती है उस पे लगता है। मान लेते हैं आपकी कोई कंपनी है, आपने उसमें कोई प्रॉफिट ही नहीं किया तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। सेम जैसे कि आप कुछ 100 रुपीज़ का एग्जाम्पल लेते हैं, आपने कुछ सामान बेचा 100 रुपीज़ का मार्केट में, जिसकी कॉस्ट भी आपको 100 रुपीज़ ही पड़ी थी। इस पर आपने कोई टैक्स नहीं, मतलब इस भरने की जरूरत है, क्योंकि आपने कोई प्रॉफिट ही नहीं किया। ठीक है, तो लॉस मेकिंग कंपनीज और नो प्रॉफिट कंपनीज को टैक्स देने की जरूरत नहीं है, दैट इज सीआईटी देने की जरूरत नहीं है, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। अब दो स्ट्रक्चर हैं सीआईटी के भी हमारे देश में, तो कंपनीज कैन ऑप्ट एनी ऑफ दिस सिस्टम और स्ट्रक्चर स्कीम्स हैं। एग्जेम्पशंस अलाउड एंड एग्जेम्पशंस नॉट अलाउड। बेसिकली एग्जेम्पशंस आर फ्यू थिंग्स और फ्यू वेज जहाँ पे आप पैसा वापस ले सकते हैं गवर्नमेंट से। लाइक मैंने अभी बताया नेशनल पेंशन स्कीम और दिस प्रोविडेंट फंड, अगर आप इन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं तो गवर्नमेंट गिव्स यू फ्यू एग्जेम्पशंस कि आप वहाँ इन्वेस्ट करिए, हमें उतना टैक्स मत दीजिए, क्योंकि इन द वे और द अदर वहीं पे पैसा जा रहा है, वो गवर्नमेंट के पास जा रहा है, क्योंकि वो चीज़ें गवर्नमेंट चलाती है। ठीक है, एग्जेम्पशंस आर दीज थिंग्स बेसिकली, इन अ वेरी शॉर्ट मैनर आई एम टेलिंग यू, बस उतना ही जानने को आपको जरूरत है। ठीक है, तो एक में एग्जेम्पशंस अलाउड है, एक में एग्जेम्पशंस नॉट अलाउड है। सीआईटी, सीआईटी स्टैंडर्ड रेट, जो एग्जेम्पशंस अलाउड वाला स्टैंडर्ड रेट है कॉर्पोरेट इनकम टैक्स का, वो है 30%। जहां पे नॉट अलाउड है वो है 22%। अब कुछ चीजें टैक्स के ऊपर लगती हैं, उनको जरा ध्यान से समझ लो। ये बस समझा रहा हूँ, पेपर में नहीं आएगा, बट समझ जाओगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो सरचार्ज, जब किसी टैक्स के ऊपर कोई और टैक्स लगे, दैट इज कॉल्ड सरचार्ज। ठीक है, सरचार्ज इक्वल्स टू 12% ऑन 30%। जो 30% के ऊपर भी एक टैक्स लगा, दैट इज सरचार्ज। 12% इज इक्वल्स टू 3.6%। 12% कितना होगा 30 का, वो होता है 3.6%। नाउ सीआईटी प्लस सरचार्ज इज 33.6%, इन दोनों को ऐड कर दिया गया। सेस, जब टैक्स के ऊपर टैक्स लगे, दैट इज कॉल्ड सेस। 4% ऑफ सीआईटी प्लस सरचार्ज, 30 प्लस 3.6, दैट इज 3.6। उसके ऊपर 4% का सेस लगाया गवर्नमेंट ने, 1.344%। नाउ ये चीज 1.344, इन सबको ऐड करके जो इफेक्टिव रेट जो कंपनीज को देना है, दैट इज 34.94% एग्जेम्पशंस अलाउड में। एक और चीज, सरचार्ज का कोई भी शेयर स्टेट गवर्नमेंट को नहीं जाता है, ये पॉलिटी की बुक में लिखा हुआ है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। इस बार जो क्वेश्चन था ना एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और एडिशनल सरचार्ज वगैरह, वो यहाँ से हो सकता था अगर आप थोड़ा ध्यान देते तो। नाउ दूसरे में जिसमें एग्जेम्पशंस नॉट अलाउड है, वो उसका स्टैंडर्ड रेट 22% है, उसमें सरचार्ज लगता है 10% का, 2.2%, एंड दोनों को ऐड कर दिया 24.2। सेस लगता है 4% का, जिसका इफेक्टिव लाइक 0.97 आता है। उन सबको ऐड करके 25.17% टैक्स देना होता है अपने प्रॉफिट्स में से कंपनीज को, जिसमें वो एग्जेम्पशंस नहीं ले सकते। उसमें वो ऐसा नहीं बता सकते कि हमने वहां पैसा इन्वेस्ट किया है तो हमें एग्जेम्पशंस दे दो। ठीक है, फाइन। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, इसी से रिलेटेड है, थोड़ा ध्यान से समझना। अभी मैंने क्या बोला था कि मान लेते हैं आपकी कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही, तो हुआ क्या कि बहुत सारी कंपनीज अपने प्रॉफिट्स छुपाने लग गए। दे आर मेकिंग वेरी गुड मनी आउट ऑफ देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज,
बट व्हाट दे डिड इज कि उन्होंने टैक्स बचाने के लिए अपनी कंपनी का प्रॉफिट्स ही छुपाना स्टार्ट कर दिया। तो कुछ कंपनी जीरो टैक्स पेइंग कंपनीज बन चुकी थी, काफी बड़ी बड़ी कंपनीज। वो अपना टैक्स छुपा के, सॉरी प्रॉफिट्स छुपा के टैक्स नहीं भरती थी। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम एक मिनिमम टैक्स तो लगाएंगे सब पे, सबको एक मिनिमम टैक्स देना पड़ेगा, चाहे वो कंपनी प्रॉफिट कर रही है या नहीं कर रही है, इट रियली डजंट मैटर। तो फाइनेंस एक्ट 1987 में, फाइनेंस एक्ट वही बजट वाला, फाइनेंस एक्ट 1987 में गवर्नमेंट लेके आती है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, दैट इज 15% प्लस सेस एंड सरचार्ज। 15% मिनिमम अल्टरनेट टैक्स देना है, जिसमें से 4% सेस और सरचार्जेस 10% समथिंग। तो उस सबको मिला के 17.16 इतना टैक्स हर किसी कंपनी को देना है। या तो ये वाला दे दो या फिर इन दोनों में से कोई भी दे दो, ठीक है, इट्स अप टू यू। बट एक और चीज तभी की तभी लाई कंपनी, जो इन दोनों में से ज्यादा होगा, सीआईटी और मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स में से, आपको वो टैक्स देना है। क्योंकि मे बी यहाँ पे एग्जेम्पशन अलाउड करके ज्यादा कम पैसे देने पड़े कंपनी को। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आप दोनों कैलकुलेट करिए, मिनिमम भी करिए और सीआईटी भी करिए, जिसके पैसे ज्यादा हैं वो आप गवर्नमेंट को जमा करिए। ठीक है, ठीक है। सीआईटी के लाइक अब मैंने बता दिया, एमएटी जब आया तो कंपनीज के पास 3 चॉइसेस वर देयर कि एमएटी से भर सकते हो, सीआईटी भर सकते हो। सीआईटी के अंदर 2 स्लैब्स हैं, 25.17 और 34% वाला। ठीक है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार 34% तो ज़्यादा ही है। अब मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ कि कैसे। जो ये सीआईटी है, जो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स वाला है, वो टैक्सेबल इनकम पे लगेगा। अब ये टैक्सेबल इनकम क्या है? मैंने अभी तक सीआईटी की बात प्रॉफिट पे की थी, बट अब मैं टैक्सेबल इनकम की बात कर रहा हूँ। बट जो एमएटी है वो प्रॉफिट पे ही लगेगा अभी भी। तो कैसे? एग्जाम्पल, लेट अदानी पावर्स है, जिसका सेल्स है 1 करोड़ का, सेल्स है 1 करोड़ का, जिसके लिए उन्होंने कॉस्ट, मतलब उन्होंने जो पैसा लगाया था, वो पैसा था 60 लाख रुपीज। उससे उन्होंने 1 CR की सेल्स की, जिसमें से माइनस करोगे तो 40 लाख बचता है। 40 लाख का प्रॉफिट हुआ कंपनी को। नाउ ये जो प्रॉफिट है, ये सीआईटी में जो टैक्स जाएगा वो इस पे जाएगा। ठीक है। अब जो एमएटी स्कीम की बात कर रहा हूं मैं, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, वो यहाँ पे समझाता हूँ, टैक्सेबल और इनकम और एमएटी क्या है। तो एग्जेम्पशंस और रिबेट्स। एग्जेम्पशंस मैंने आपको बताया, मान लेते हैं कंपनी ने पीपीएफ में, नेशनल पेंशन स्कीम में और पोस्ट ऑफिस में 25 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है। 25 lakhs कंपनी हैज इन्वेस्टेड इन दीज 3 एरियाज, और काफी सारे स्कीम्स होते हैं, तो वहां पे इन्वेस्ट कर दिया गया। नाउ टैक्सेबल इनकम बचती है 15 लाख रुपीज, क्योंकि 40 lakhs में से 25 lakhs एग्जेम्पशंस में चला गया, 15 lakhs बचता है, दैट इज टैक्सेबल इनकम। अब या तो इस पे 34% ऑफ 15 lakhs दे दो, दैट इज दूसरा ऑप्शन ऑफ एमिटी, 5 लाख रुपीज अप्रॉक्स होते हैं। नाउ 17% ऑफ 40 lakhs, क्योंकि ये तो प्रॉफिट पे ही लगने वाला था एमएटी, एमएटी लगेगा प्रॉफिट पे, तो 17% ऑफ 40 lakhs इज 6.5 लाख समथिंग। अब कंपनी कौन सा पे करेगी? जो ज्यादा है। ये यहाँ पे फंडा है कि टैक्सेबल इनकम और प्रॉफिट का फंडा है। थोड़ा सा समझ लो, मेजर मेजर टर्मिनोलॉजी याद रखो कि एमएटी के अंदर अगर सीआईटी फॉर्म फिल करती है कंपनी, तो वो टैक्सेबल इनकम पे जाएगा। अदरवाइज जब सीआईटी नॉर्मल फिल करेगी तो वो प्रॉफिट पे जाएगा। एमएटी, ये टैक्स याद रखना, 15% ऑन प्रॉफिट। बाकी ये सब याद मत रखना, बाकी नॉर्मल चीज़ें याद रखो। कैसे इंट्रोड्यूस हुआ फाइनेंस एक्ट 1987 में, क्यों लेके आए? क्योंकि कंपनीज वर हाइडिंग देयर प्रॉफिट एंड सेविंग देयर मनी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड बेसिकली द ब्लैक मनी। फाइन। कैपिटल गेन्स टैक्स, कोई भी टैक्स जो कैपिटल पे गेन है, लाइक गेन या प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ एसेट। आपने मान लेते हैं गोल्ड लिया था 50K का इन 2020, 50,000 रुपए का आपने गोल्ड लिया 2020 में। अब 2024 आ चुका है और 75K उसका प्राइस हो चुका है। तो जो भी इस पे गेन हुआ, लाइक आपने इसको बेचा 75K में, तो ये 25K पे ही जो टैक्स लगेगा, दैट इज कैपिटल गेन्स टैक्स। ठीक है, क्योंकि आपने 25,000 रुपए गेन किए। फाइन, दिस इज कॉल्ड सीजीटी। नाउ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये डिसकॉन्टिन्यूड है। 2019-20 में इसको गवर्नमेंट ने डिसकॉन्टिन्यू कर दिया। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जब भी आप कोई सेल या परचेज करते हैं सिक्योरिटी का, सिक्योरिटीज क्या होती हैं?
bonds, debentures. These are basically equity shares. तो ये होती हैं सिक्योरिटीज. These are basically traded in the stock market और द स्टॉक एक्सचेंज. उन पे जो टैक्स लगता है उसको हम सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बोलते हैं. अब एक और चीज, ये जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों परचेजर और सेलर पे एसटीटी. एसटीटी इज सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स. यूजुअली हम देखते हैं कि कोई एक एंटिटी टैक्स पे करती है, बट यहाँ पे परचेजर भी और सेलर भी दोनों एसटीटी पे करते हैं. और ये जो टैक्स, इसका कोई फिक्स नहीं है. लाइक इक्विटी शेयर्स पे 0.1% है और 0.2% है कुछ कुछ चीज़ों पे. तो यू नीड नॉट टू गो इन टू द नंबर, बट आपको ये याद रखना है कि दोनों परचेजर और सेलर करते हैं. और सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज में जो लिस्टेड एक्सचेंज होते हैं उनमें, जैसे कि बॉम्बे एक्सचेंज है, अहमदाबाद एक्सचेंज है, तो ये लिस्टेड प्रोडक्ट्स जो होंगे इनमें, लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये लिस्टेड प्रोडक्ट है जिसके शेयर फ्रीली अवेलेबल हैं स्टॉक एक्सचेंज में, उनके ऊपर लगता है एसटीटी. ठीक है. अब एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट और बहुत इंपॉर्टेंट भी बोलूंगा, क्योंकि इस पे एक बार क्वेश्चन आ चुका है, इनफैक्ट 2 बार आ चुका है. तो इसको देखते हैं कैसे. इक्वलाइजेशन लेवी. इक्वलाइजेशन लेवी फाइनेंस एक्ट 2016 में लाया गया. क्यों लाया गया, व्हाट वाज द थिंग, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं शॉर्ट में. 2016 से पहले की बात करते हैं. पहले जो इनकम टैक्स होता है कॉरपोरेट वाला, उसमें जो एक प्रोविजन है कि बस जो कंपनीज इंडिया में हैं, इंडिया में जो कंपनीज रजिस्टर्ड हैं और उनकी फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में है, लाइक उनके ऑफिसेज इंडिया में हैं, बस वो कंपनीज इंडिया को टैक्स पे करेंगी. ठीक है. बट हम देख रहे हैं कि एज द डिजिटलाइजेशन ऑफ द सोसाइटी इज हैपनिंग, गूगल लाइक कंपनीज आर नॉट हैविंग द फिजिकल प्रेजेंस इन इंडिया. दे हैव देयर ऑफिसेज इन यूएस एंड ऑल, बट इंडिया में उनका कोई ऐसा एज सच फिजिकल प्रेजेंस नहीं है. ठीक है. तो गवर्नमेंट ने कहा कि यार गूगल हमारे लोगों से पैसा कमा रहा है एडसेंस के जरिए और अपनी साइट्स पे एड्स दिखा के. उसका सोर्स कौन है, इंडियन पीपल एंड इंडिया. तो व्हाई कांट वी टैक्स दीज कंपनीज इवन दो दे आर लिस्टेड आउटसाइड इंडिया और दे आर रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, इट डजेंट मैटर. तो इस चीज को खत्म करने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ने कुछ किया. लाइक बिफोर 2016 वाज ओनली कंपनीज रजिस्टर्ड इन इंडिया नीड टू पे टैक्सेस. जो भारत में रजिस्टर्ड थी उनको बस टैक्स पे करने की जरूरत थी. द कंपनी नीड नॉट, सॉरी, द कंपनी नीड टू बी फिजिकली प्रेजेंट बिफोर 2016 बिकॉज देयर वाज अ लेस डिजिटल ऑनलाइन सर्विसेज दैट टाइम. जब ये एक्ट लाया गया था, फाइनेंस लाइक इनकम टैक्स एक्ट में ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि फिजिकल प्रेजेंस होनी चाहिए और कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया होनी चाहिए. तो ये जब टैक्स लाया गया था 1980s में, तब इतना नहीं था, तब इतनी डिजिटल सर्विसेज नहीं थी. उसके बाद अब अमेंड तो करना था क्योंकि हमें इन सब से टैक्स लेना है. तो गवर्नमेंट 2016 फाइनेंस एक्ट में बोलती है कि हम एक इक्वलाइजेशन लेवी सब कंपनीज पे लगाएंगे जो इंडिया में प्रेजेंस नहीं रखती हैं बट इंडिया के लोगों से पैसा कमाती हैं. ठीक है. अब गूगल टैक्स भी बोलते हैं इसको. तो एक एग्जांपल लेके ही समझेंगे. 2016 के बाद क्या हुआ, जो गूगल है, जो मेक्स मनी थ्रू द एड्स इन इंडिया, नो फिजिकल प्रेजेंस इन इंडिया, रजिस्टर्ड इन यूएसए, इसको भी हम टैक्स कर सकते हैं. सो टैक्स दीज एंटिटीज विच जनरेट मनी फ्रॉम इंडिया एंड इंडियन पीपल. इक्वलाइजेशन इज कॉल्ड इक्वलाइजेशन बेसिकली. एग्जाम्पल इज गूगल है जो रजिस्टर्ड है यूएस में. अब केस 1 क्या होगा, एक कंपनी जो सब्सिडरी है गूगल की वो इंडिया में रजिस्टर्ड है, और एक कंपनी जो सब्सिडरी है गूगल की वो नॉट रजिस्टर्ड इन इंडिया है. सब्सिडरी कंपनीज आर बेसिकली द कंपनीज के बेसिकली ऑफिसेज जो होते हैं, सब्सिडरी ऑफिसेज एंड सब्सिडरी कंपनीज, छोटी मोटी जो कंपनी ओन करती है गूगल, वो मान लेते हैं. ठीक है. कंपनी ओन किया, वो भारत में एक लिस्टेड है, एक रजिस्टर्ड है और एक नहीं है. 2 केसेस है हमारे पास. तो जो भारत में जो रजिस्टर्ड कंपनी है, गूगल की सब्सिडरी कंपनी जो है, वो भारत में जो लिस्टेड है, उसको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा एज पर द इनकम टैक्स एक्ट. बट जो लिस्टेड नहीं है बट प्रोवाइड करती है डिजिटल सर्विसेज, उसको इक्वलाइजेशन लेवी देना पड़ेगा 6% ऑन द सेल. ऑन द सेल. ठीक है. यहाँ पे प्रॉफिट का झंझट नहीं है, यहाँ पे सेल के ऊपर बात हो रही है. और ये होगा टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स. मतलब गूगल को ही ये पैसा अपने पास से काट के गवर्नमेंट को जमा करना है, ना कि जो सर्विसेज कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करी उनको पे करना है. ठीक है. कंज्यूमर्स कुछ पे नहीं करेंगे.
Google will pay this tax. Fine. Okay. April 2020, this was also applied on e-commerce websites 2%. मान लेते हैं अमेजोन है, यूएस रजिस्टर्ड है, इंडिया में नॉन रेसिडेंट है, इंडिया में कोई लाइक वो नहीं है कि इसको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। बट जो सेल और रेवेन्यू है उसका मान लिया 100 रुपीज़ है, इसके लिए उसको 2% ऑफ 100 देना पड़ेगा टू द गवर्नमेंट, जो भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं उन सबको। अप्रैल 2020 में इट वॉज अप्लाई। बट इनको कोई इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है और ना ही अंडर इनकम टैक्स 1961 के ये आते हैं, ठीक है। जो भी कंपनी यूएस रजिस्टर्ड है और कहीं और की भी रजिस्टर्ड है, उनको हमने इक्वलाइजेशन लेवी से इंक्लूड किया क्योंकि वो हमारे इनकम टैक्स एक्ट में नहीं आते थे। नाउ इक्वलाइजेशन लेवी को गूगल टैक्स भी बोलते हैं और दिस इज अ डायरेक्ट टैक्स क्योंकि जिस पे इम्पोज हो रहा है वही उसको पे कर रहा है। फाइन। जीएमसीटी, ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स। हुआ क्या, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। और बेसिकली इट्स अ स्टोरी जो कंपनीज कर रही थी। कंपनीज ने क्या करना स्टार्ट किया अपने प्रॉफिट्स को छुपाने के लिए, क्योंकि सीआईटी जो है वो प्रॉफिट्स पे लगेगा। तो क्या किया कंपनीज ने अपने प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दिया शेल कंपनीज में। अब ये शेल कंपनीज क्या होती हैं? कंपनीज जो बस पेपर पे होती हैं, उनका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं, उनका कोई फिजिकल ऑफिस नहीं, बस जो पेपर पे एक कंपनी को बना दिया गया, उसमें अपने पैसे को ट्रांसफर कर दिया गया अपने पैसे को छुपाने के लिए। हमारे देश के बहुत सज्जन सज्जन लोग ऐसा कर चुके हैं, इवन द अमिताभ बच्चन एंड सो मेनी ऑफ देम, लाइक काफ़ी लोग ऐसा कर चुके हैं। इट्स नॉट अ न्यू थिंग। टैक्स हेवेंस क्या होते हैं? अपने प्रॉफिट्स को टैक्स हेवेंस में वो भेजते हैं। लाइक ये जो शेल कंपनी थी, उसको आप वहाँ बनाना चाहोगे जहाँ पे आपको बहुत कम टैक्स पे करना पड़े। वन ऑफ द प्लेसेस इज लाइक मॉरिशियस, जहाँ पे टैक्स बहुत कम पे करना पड़ता है एज कम्पेयर टू इंडिया, ठीक है। तो जो मान लेते हैं यूएस में टैक्स है 20%, तो मॉरिशियस में टैक्स है 5%। तो ये जो शेल कंपनीज अपनी वहाँ ऐसी ऐसी जगहों पे खोल लेते हैं और मॉरिशियस लाइक प्लेस में वहाँ पे इन प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करते रहते हैं। 5% लाइक कुछ भी नहीं है उनके लिए एज कम्पेयर टू 20। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए जीएमसीटी लाया जाएगा, ऐसा बोलते हैं। काफ़ी कंट्रीज़ का बोलना है कि एक ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स होना चाहिए। तो ये जो 15% टैक्स होगा, ये हर कंपनी को देना पड़ेगा अपने होम स्टेट को। मतलब कैसे ये समझते हैं? मान लेते हैं जीएमसीटी अप्लाई हो चुका है और जो मॉरिशियस में टैक्स वो पे कर रहे थे वो 5% था। तो जो जीएमसीटी है वो कैसे अप्लाई होगा? मॉरिशियस का टैक्स निकाल देते हैं 15% में से, उनको 10% तब भी यूएस को पे करना पड़ेगा, ठीक है। दिस विल गो टू द होम स्टेट, होम कंट्री। फाइन। दिस इज हाउ इट वर्क। लो टैक्स रेवेन्यू टू द होम स्टेट कैसे? मान लेते हैं मैंने अपना प्रॉफिट्स था वो मॉरिशियस में शिफ्ट कर दिया, वहां पे मेरा पैसा चला गया। तो मुझे अपने देश में जो पैसा भरना था, जो इंडिया में जो मेरे को टैक्स पे करना था, वो कम जाएगा, ठीक है। लो टैक्स रेवेन्यू टू द होम स्टेट, इसका मतलब यही है। फाइन। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी टैक्स। इट इज पेड ऑन द रियल प्रॉपर्टी लाइक लैंड एंड हाउस। प्रॉपर्टी टैक्स किसी रियल प्रॉपर्टी पे लगता है, ना कि कोई शेयर्स और डिवेंचर्स और इन सब पे नहीं लगता है, ठीक है। इट वेरीज लोकेशन टू लोकेशन। इसको लगाता कौन है? अर्बन लोकल बॉडीज लिवाई दीज टैक्सेस अंडर देयर म्यूनिसिपल एक्ट्स ऑफ एवरी स्टेट, ठीक है। यूज्ड फॉर द डेवलपिंग ऑफ लोकल एम्यूनिटीज, रोड, वाटर एक्सेट्रा। सड़क, पानी, इन सब की सुविधाओं के लिए प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाता है। वो मैटर नहीं करता कि कितनी सेवाएं आपको मिलती हैं, बस टैक्स पूरा जाना चाहिए। खैर, लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट इसको इम्पोज करता है। क्लासिफाइड ऑन टाइप्स ऑफ लैंड, कैश वैल्यू ऑफ एवरेज यील्ड, ठीक है। क्लासिफाई कैसे करते हैं? टाइप ऑफ लैंड और कैश वैल्यू ऑफ एवरेज यील्ड, जो भी है। फाइन। एक पत्थर की लकीर रख लो खींच के मेरी तरफ से। ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव इन नेचर, ठीक है। ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव इन नेचर, ऐसा मैंने क्यों बोला है देखते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जीएसटी, ठीक है। उसी को लेके समझते हैं। यू नो हिम वेरी वेल एंड यू कैन अज्यूम हिम वेरी वेल, ठीक है। तो इनकी इनकम मान लेते हैं 1,000 रुपए है। इनकी इनकम है बहुत ज़्यादा, मुझे तो पता भी नहीं है। तो एक आटे का बैग था, टैक्स ऑन आटा इज 5%। हमारे यहाँ पे जो पैकेज्ड आटा है उस पे जो टैक्स लगता है वो 5% का है, जीएसटी जो है वो 5%। मान लेते हैं वो 5% वॉज 50 रुपीज़, ठीक है, एग्जाम्पल है।
₹50 है वो टैक्स का पैसा, जो भी आटा इन्होंने खरीदा, सेम क्वांटिटी दोनों ने खरीदा, दोनों को ₹50 टैक्स पे करना है। ये जो ₹50 है ये इसके लिए पॉइंट्स में है, इसकी इनकम के हिसाब से पॉइंट्स में है, बट इनकी इनकम के हिसाब से ये 5% ऑफ देयर इनकम है। फाइन, दिस इज वाई आई एम सेइंग कि ये रिग्रेसिव टैक्स है, क्योंकि यहाँ पे इनकम इंक्रीज हो गई पर टैक्स इज सेम फॉर ऑल, और टैक्स इज लो फॉर हिम। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई होगी। नाउ एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, ये अब सारे सबस्यूम हो चुके हैं जीएसटी के अंदर, तो उसकी ज़्यादा बात करेंगे, इनकी थोड़ी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ऑल आर सबस्यूम्ड अंडर जीएसटी। इम्पोज्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, कहीं कहीं ये अब भी लगते हैं कुछ कुछ चीज़ों में जिस पे जीएसटी अप्लाई नहीं होता है, वो कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिन पे ये अब भी लगते हैं। एक्साइज ड्यूटी इज इम्पोज्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स जहाँ पे होता है वो उसके लिए एक्साइज ड्यूटी लगती है। कस्टम ड्यूटी, आपने कस्टम सुना होगा, कस्टम ऑफिस, ये वो पेपर में काफ़ी बार आता रहता है कि कस्टम वालों ने इतना ड्रग्स और ये सब वो सब कर लिया, जो इम्पोज होता है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स पे। ठीक है, कस्टम्स में वो जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पे जो टैक्स इम्पोज हो वो। सर्विस टैक्स इम्पोज ऑन द सेल ऑफ सर्विसेज, सर्विस टैक्स हो गया सेल ऑफ सर्विसेज पे। नाउ सेंट्रल सेल्स टैक्स बाय सेंटर ऑन द सेल ऑफ गुड्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। मान लेते हैं जो सर्विस टैक्स था वो, आप यूपी में बैठे हुए हैं, आप किसी होटल में गए, आपने होटल में सर्विस ली और ख़त्म। ठीक है, वो उसका टैक्स यूपी गवर्नमेंट को चला गया। पर सेंट्रल सेल्स टैक्स क्या है, मान लेते हैं आप यूपी में हैं, आप बिहार में हैं, यहाँ से कुछ भी सामान इधर गया तो जो भी टैक्स पे होना था उसको जो रेगुलेट करती है और जो कलेक्ट करती है दैट इज द सेंटर, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको कलेक्ट करके ओरिजिन स्टेट को दे देती थी, ओरिजिन स्टेट को दे देती थी। मेरी बात याद रखना, ओरिजिन स्टेट को जाता था। मान लेते हैं यूपी था और बिहार था, तो यहाँ से यूपी से जो भी गुड्स गए थे उसका जो टैक्स था वो सेंट्रल ने लिया, उसने सेंटर से गया ये यूपी को। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। दिस इज कॉल्ड ओरिजिन बेस्ड टैक्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। अभी हम जीएसटी में देखेंगे कि वो कैसे डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ठीक है, तो सेंट्रल सेल्स टैक्स क्लियर है। वैल्यू एडेड टैक्स, जो भी वैल्यू एडिशन पे लगे उसको वैल्यू एडिशन टैक्स बोलते हैं। वैल्यू एडिशन क्या है एक्चुअली में, तो मेरा जीएसटी वाला लेक्चर देख लेना, उसमें आ जाएगा समझ। आई थिंक इट इज सेकेंड और थर्ड, सेकेंड लेक्चर बेसिकली। तो वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, इम्पोज ऑन द सेल ऑफ गुड्स विद इन स्टेट, विद इन स्टेट। एक सिंपल एक ऐसा टैक्स है यही वाला जो स्टेट बिटवीन टू स्टेट लगता है। ठीक है, बाकी सारे इंटर स्टेट है, ये इंटर स्टेट है। सेंट्रल गवर्नमेंट कांट डू दिस, दिस वाज अ स्टेट सब्जेक्ट। वैल्यू एडिशन टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, ये सिर्फ स्टेट सब्जेक्ट है। जीएसटी को समझने से पहले थोड़ा वैट समझते हैं। अगर वैट समझ आ गया तो आपको दिक्कतें समझ आ जाएंगी जिसकी वजह से जीएसटी को लाया गया था। ठीक है, नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, वैट। एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लेते हैं कोई प्रोड्यूसर है ए। पहली बात मैंने एक चीज़ बताई कि वैल्यू एडिशन टैक्स सिर्फ वैल्यू एडिशन पे ही लगेगा, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। कमिंग टू द मेन पॉइंट, एक प्रोड्यूसर है ए, बीच में एक रिटेलर है बी, और देन आप आते हैं कंज्यूमर एज अ कंज्यूमर। तो अब कैसे टैक्स शिफ्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह, आप उस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। कमिंग टू द वैल्यू एडिशन ऑफ ₹100 बाय ए। ए ने कुछ प्रोड्यूस किया, उसने बिल्कुल कुछ रॉ मटेरियल उसका सबका खुद का था, उसने ₹100 वैल्यू ऐड करके कुछ प्रोडक्ट बनाया, जिसमें से वैट उसको देना है 10%। मतलब इस प्रोडक्ट की कीमत हो गई ₹110। उसने कॉस्ट ऑफ इनपुट्स जीरो थे, उसके सारे इनपुट्स उसके खुद के थे, उसने बस वैल्यू एडिशन करके उसको ₹100 का सामान बनाया। वैट रिफंड जीरो है, ये वैट रिफंड अगले स्टेप पे समझ आएगा क्या है। सेल प्राइस हुआ ₹100, उस पर वैट लगा 10% बाय स्टेट गवर्नमेंट इज ₹10, मतलब 10% ऑफ ₹100 इज ₹10। इनवॉइस बना ₹110 का, जिसमें से टैक्स एज अ टैक्स ₹10 गवर्नमेंट को जाते हैं। अब बी इसको ₹110 देगा, ठीक है, फॉर दिस प्रोडक्ट विच ए हैज मेड, और ए को ₹10 का टैक्स देना है गवर्नमेंट को। इतनी बातें क्लियर है मेरे हिसाब से। अब गवर्नमेंट इसको एक स्लिप देगी, उसको बोलेंगे टैक्स रिसिप्ट, ठीक है, जो ए को देगी। अब ए इसको कोई रिसीप्ट देगा जो सामान खरीदने की है, तो उसमें भी ये लिखा होगा कि ₹110 इसने पे किए हैं, जिसमें से ₹10 इसने टैक्स के लिए है।
बी ने, क्योंकि इसने 110 रुपये पे किए हैं ना पूरा। ठीक है, अब हमारा बी उस 110 रुपये के प्रोडक्ट में 200 रुपये की वैल्यू एडिशन करता है। ठीक है, अब कायदा तो ये कहता है कि वैल्यू एडिशन पे ही सिर्फ टैक्स दिया जाएगा, कॉस्ट ऑफ इनपुट पे नहीं दिया जाएगा। तो बी का जो इफेक्टिव टैक्स बनता है वो बनता है 20 रुपीज एज पर दैट 10% ऑफ दैट, अगर मैं इस पर अप्लाई करूँ तो ऑब्वियसली बी को 20 रुपीज ही टैक्स देना है, पर बी ने 10 रुपीज टैक्स ए को भी दिया था। ठीक है, उससे उसको रिसीप्ट मिली। अब क्या होगा, कॉस्ट ऑफ इनपुट इज 110 रुपीज, वैल्यू एडिशन ऑफ 200 रुपीज, वैट रिफंड मिलेगा उसको 10 रुपये का गवर्नमेंट से, क्योंकि अगर उसने 110 प्लस 200 मतलब 310 रुपीज का अगर सामान बेच दिया होता तो ये जो 310 रुपीज में 10 रुपीज टैक्स के थे और प्लस 20 रुपीज वो और टैक्स के बचा, तो इसका हो जाता 30 रुपीज एज अ टैक्स, जो कि गलत है। ठीक है, अब ये टैक्स कंप्लीट हो गया यहाँ पे, जिसमें 10 रुपीज एक्स्ट्रा है, और ये 10 रुपीज बी को गवर्नमेंट दे देगी जब वो स्लिप दिखाएगा कि मैंने ए को एज अ 10 रुपीज टैक्स दिया था। ठीक है, बात क्लियर है। प्रैक्टिकली होता क्या है कि बी जो है वो 30 रुपये ही भरता था, बाद में वो टैक्स रिसीव दिखाता था गवर्नमेंट को, जिससे कि टैक्स रिफंड होता था, और उसको बोलते थे हम इनपुट क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। यू शो द रिसीप्ट, गवर्नमेंट विल रिफंड यू दैट मनी। ठीक है, अब क्या हुआ, बैक टू द एग्जाम्पल, 10 रुपये का रिफंड गवर्नमेंट ने दे दिया, सेल्स रुपीज हुए 300 रुपीज, क्योंकि 310 हो रहा था, 10 रुपीज गवर्नमेंट ने दिया तो 300 रुपीज का हो गया। फिर से वैट हमारे पास 10% लग रहा है, वो 300 रुपीज का 30, और इनवाइस जनरेट हुआ 330 रुपीज का। इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब 330 रुपीज कंज्यूमर पे करेगा बी को, इतनी बात भी क्लियर है। और टैक्स रुपीज किसको, इसको कितना पे करना पड़ा, 20 रुपीज, बट ही विल शिफ्ट दिस, क्योंकि 110 रुपये इसने 200 रुपये किया, तो प्रोडक्ट की कीमत तो हो चुकी है 330 रुपीज। इतनी बात तो क्लियर है। तो आप ये देखिए, ये जो 30 रुपीज है, ये 10 रुपीज है, ये सारे वैट मिलके बस कंज्यूमर के ऊपर आके ये सारे टैक्सेस कंज्यूमर को पे करने पड़ेंगे। इनको एग्जाम्पन मिल गए, इसमें इसको एग्जाम्पन मिल गए, क्योंकि आप इसको 20 रुपये देने वाले हैं जो इसने गवर्नमेंट को दिए, उसके लिए भी उसको एग्जाम्पन मिल गया। तो ये सारा टैक्स कंज्यूमर के ऊपर आता था, और यहाँ से जो 100 रुपये का प्रोडक्ट था वो यहाँ पे आते आते 30 रुपीज का बन चुका है बिकॉज ऑफ दिस टैक्सिंग सिस्टम। ठीक है, जो कि चीज़ें होती भी हैं, पर इसमें गलतियाँ क्या थी जो इसको हटा दिया गया, वो समझते हैं। व्हाट वाज द फॉल्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट। ठीक है, सपोज करते हैं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 12.5% की एंड वैट रेट ऑफ 10%। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाती है सेंटर, और वैट लगाता है स्टेट। मान लेते हैं यूपी देश में, सॉरी प्रदेश में कोई प्रोडक्शन होता है किसी भी चीज़ का, अब इस पे सेंटर की एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी और इस पर वैट भी लगेगा स्टेट का। तो वैल्यू एडिशन पे सेल प्राइस पे 100 रुपीज़ है। ठीक है, ए ने कुछ प्रोड्यूस किया 100 रुपीज़ का, फाइन, उस पर एक्साइज ड्यूटी लगाई गई 12.5 रुपीज़, दैट इज बेसिकली 12.5% ऑफ 100, और उस पर वैट भी लगाया गया 10%। और वैट किस पे, पूरे पे, 100 प्लस 12.5 ऑफ 10%, दैट इज 11.25 रुपीज़। होप इट इज क्लियर। नाउ इनवॉइस का प्राइस हो चुका है 123.75%। आप ये देखिए कि वैट भी एक प्रोडक्शन टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी भी एक प्रोडक्शन टैक्स है। Why not streamline this so that these rates comes down? Why don't we rationalize this system? जहाँ पे कंज्यूमर को इतना पैसा भरना पड़ रहा है 100 रुपये के ऊपर, जो कि 120 115 रुपये भी हो सकता है अगर हम इस फॉल्टी टैक्सिंग सिस्टम को हटा दें। और मैं बताता हूँ, मान लेते हैं ये यूपी है और ये बिहार है। अब दिक्कत कहाँ होती थी, मैं समझाता हूँ। जब ए में कुछ प्रोड्यूस होता था उसका वैट वो यहाँ मिलता था इसकी स्टेट गवर्नमेंट को, बट अब ये ए से बी में जब सामान चला गया ना यूपी से बिहार में, तो इवन दो बी के पास टैक्स स्लिप है बट उसको वो क्लेम नहीं कर सकता, और जब वो क्लेम नहीं कर सकता तो जो कंज्यूमर है उसको और महंगा प्रोडक्ट मिलने वाला है, क्योंकि वो अपने टैक्स का बर्डन भी कंज्यूमर से डालेगा। समझ रहे हो, दैट इज बीइंग इम्पोज्ड इवन ऑन एक्साइज ड्यूटी, क्रिएटिंग टैक्स ऑन टैक्स एंड कैस्केडिंग इफेक्ट एंड इंक्रीजिंग इफेक्टिव एक्सचेंज रेट टू 23%। यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, वैट इम्पोज हुआ एक्साइज ड्यूटी के ऊपर और टैक्स के ऊपर टैक्स, क्रिएटिंग अ टैक्स ऑन टैक्स, cascading effect is basically the tax on tax।
and increasing the effective exchange rate to 23%. It is just an example basically. बट आप देखिए कि टैक्स के ऊपर टैक्स लग के कैसे इंक्रीज होकर कंज्यूमर के ऊपर सारी चीजें आ रही थी. फाइन. डबल टैक्स मेक्स प्रोडक्ट कॉस्टली. नो वैट क्रेडिट अक्रॉस स्टेट. मैंने आपको बताया यूपी बिहार का एग्जाम्पल लेकर. यूपी और बिहार में जैसे कोई भी स्टेट है तो उनमें इनपुट टैक्स क्रेडिट का कोई सिस्टम था ही नहीं. ठीक है. डिफरेंट वैट रेट इन स्टेट ऑफ 1%, 4%, 5%. एक और मेन चीज मान लेते हैं, यहाँ पे आते हैं जैसे सेम प्रोडक्ट है, यूपी में लेते हैं एग्जाम्पल और बिहार में लेते हैं एग्जाम्पल. इस यूपी में 10% टैक्स दे रहे हैं वैट के हिसाब से. बिहार में और द कंपनीज उनको वैट भरना पड़ रहा है 5%. अब इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट सस्ता है बट यूपी की जो जनता है उसको वो प्रोडक्ट महंगे में मिलता है. इससे क्या हुआ, सेम प्रोडक्ट डिफरेंट प्राइसेस इन डिफरेंट स्टेट्स बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंट टैक्सिंग सिस्टम ऑफ एवरी स्टेट. नॉट गुड फॉर स्टेट डेवलपमेंट. क्योंकि मान लेते हैं वो कंपनी जहाँ पे, मान लेते हैं आपकी कोई कंपनी है, इस कंपनी को आप वहाँ खोलना चाहेंगे जहाँ पे आपको टैक्स कम देना पड़े. दैट्स व्हाई यू सी मेजर कंपनीज आर ओपनिंग इन गुजरात एंड मेनी प्लेसेस इन द अर्लियर टाइम्स. क्योंकि वहाँ पे टैक्सिंग का थोड़ा ईजी था, वहाँ पे पॉलिसीज वर ईजी फॉर द कंपनीज एंड फॉर द बिजनेसेस. तो यू विल सी द इम्पैक्ट इन दिस वे. स्टेट डेवलपमेंट पे कितना असर पड़ेगा. यू विल फाइंड द मेजर इंडस्ट्रीज इन बिहार because of two reasons like corruption and all. But this is also a very big factor कि वहाँ पे आपको टैक्स ज़्यादा भरना पड़ेगा और नॉट कंपनीज के लिए और पब्लिक के लिए. तो ऑब्वियसली पब्लिक को एक स्टेट में वो चीज़ सस्ते में मिलती है और दूसरे में वो महंगे में मिलती है. तो दिस इज अ डिस्पैरिटी बिटवीन द प्रोडक्ट एंड द पब्लिक ऑल्सो ऑफ द सेम कंट्री. आई होप मैं आपको गलतियाँ समझा पाया हूँ इस टैक्सिंग सिस्टम की. अगर आपने ये समझ लिया तो जीएसटी में कुछ बचता नहीं है. अब हुआ क्या, 2017 जून 1 जून को जीएसटी को लागू किया गया. इसमें 17 टैक्सेस को खत्म किया. 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 से इसको लाया गया. जीएसटी कॉम्पनसेशन एक्ट 2017 लाया गया जिसमें भी सेंटर ने इसको अप्लाई किया. ऑल द स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्लाइड दिस इन हैज व्हाट अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें स्टेट लेजिस्लेशन में इनको पास कराया गया. स्टेट लेजिस्लेशन में पास कराने के बाद तब जाके ये एक अमेंडमेंट बना, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसके लिए सेंटर प्लस स्टेट सब राजी होने चाहिए. ठीक है. ऑल द स्टेट्स प्लस सेंटर हैव came together and can you imagine like every state has applied this. It's a very big achievement I would say for any government, like कि सारे स्टेट्स को एक साथ लेके आना और उनसे रेटिफाई करवाना. दैट इज अ वेरी वेरी बिग टास्क एंड जो किया इस गवर्नमेंट ने, आई रियली अप्रिशिएट दैट थिंग. तो ये चीज हुई ना. अब हुआ क्या, जीएसटी के अंदर आप ये वाली टर्म्स बहुत लिखते होंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी. ठीक है. जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज है. इतनी बातें तो मुझे लगता है पता ही होगी सबको. ये इस बार का क्वेश्चन था, उस पर आएंगे, उसको देखते हैं पहले. अब हुआ क्या, कैसे काम करता है ये सिस्टम, कैसे काम करेगा जो जीएसटी वाला है. सेम चीज, सेम एग्जाम्पल पुराना वाला. ए ने कुछ वैल्यू एडिशन करके 100 रुपए का प्रोडक्ट बनाया. ठीक है. उसने जीएसटी के हिसाब से 18% टैक्स देना है इस 100 रुपीज पे. उसने 18 रुपीज का टैक्स दिया. अब वो जो 18% टैक्स था सीजीएसटी और एसजीएसटी में डिवाइडेड है अपने आप से. पहले सीजीएसटी को 9 जाएगा और एसजीएसटी को 9 जाएगा. क्लियर है इतना, सिंपल है चीजें अभी तक. ठीक है. कॉस्ट ऑफ इनपुट 0 था, वैल्यू एडिशन 100 था, जीएसटी रिफंड कुछ नहीं है अभी तक. सेल प्राइस 100 रुपीज था, जीएसटी रुपीज इज 18 रुपीज एंड टोटल इनवॉइस बनता है 118 रुपए का. ये इनवॉइस इसको जाएगा जिसमें इसको दिख रहा है कि जीएसटी 18 रुपए पे हो चुका है. ये इनवॉइस बी के पास है. अब बी ने वैल्यू एडिशन किया 200 रुपए का, 118 प्लस 200 रुपए, इसको जीएसटी रिफंड मिलेगा 18 रुपीज का. अब सेल प्राइस रह चुका है 300 रुपीज और इसको जीएसटी 18% के हिसाब से पे करना है ऑन 300, दैट इज 354 रुपीज. क्लियर है. क्लियर है. अब इसको 354 रुपीज का ये कंज्यूमर को बेचेगा जिसमें से इसको 18 रुपीज का रिफंड मिल जाएगा. जब ये टैक्स का स्लिप गवर्नमेंट को शो करेगा इसके अकाउंट में पैसा आ जाएगा. और 54 माइनस 18 दैट इज 36 रुपए इसका टैक्स है जो इसने पे किया, जो कि आप पे आ गए. अब बोलोगे यार चेंज क्या हो गया, यही सेम चीज वैट में हो रही थी. यही सेम चीज वैट में हो रही थी. अब समझने की कोशिश करें वैट में दिक्कत क्या थी. अक्रॉस स्टेट इट वॉज नॉट अप्लाइड. यूपी, बिहार.
था ही नहीं वैट का सिस्टम, तो सारी कॉस्ट किस पे गई? उधर। पहले एक्साइज ड्यूटी और वैट अलग अलग लगते थे, अब यहाँ क्या हो रहा है, सिर्फ एक टैक्स लग रहा है, जीएसटी, दैट इज 18%, जिसका टोटल रुपीज 18 लगाया गया है। यहाँ पे देखिए 23.75 अलग अलग दो टैक्स लगे हुए हैं, टैक्स ऑन टैक्स लगा हुआ है। ठीक है, ये डिफरेंस देखिए। अब इसी एग्जाम्पल को यूपी और बिहार का करते हैं। अब इसमें बस एक चीज एक्स्ट्रा होगी कि इस पे आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, सीजीएसटी के साथ, मतलब जीएसटी के साथ आईजीएसटी भी लगेगा, क्योंकि ये अक्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन है। जहां पे भी अक्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन होगी वहां पे आईजीएसटी कम्स इनटू द प्ले। अब आईजीएसटी कैसे काम करेगा वो मैं आपको बताता हूँ जरा। लाइक ये यूपी है, ये बिहार है। ठीक है, यहाँ से कोई प्रोडक्ट बन के बिहार में गया। अब मैंने आपको एक लाइन बताई थी कि ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, इसको याद रखना। मेरे को लगता है मोस्ट प्रोबेबली कि ये किसी स्टेटमेंट में आपको देखने को मिलेगी। हाँ, तो यूपी से बिहार में कोई प्रोडक्ट बन के गया, यूपी यहाँ पे इस पे आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा, ये तीनों चीज पे हो गई। सीजीएसटी तो सेंटर को चला जाएगा। अब ये जो एसजीएसटी और आईजीएसटी है ये जाएगा स्टेट ऑफ बिहार को, क्योंकि ये कंज्यूमर है इस प्रोडक्ट के। ठीक है, और अब जो पहले चीज नहीं हो रही थी, लाइक जो टैक्स का रिबेट नहीं हो पा रहा था या फिर जो टैक्स का जो इनपुट क्रेडिट नहीं मिल रहा था, वो भी अवेलेबल है ऑल ओवर द इंडिया, क्योंकि दिस इज अ सेंट्रलाइज सिस्टम। होप इट इज क्लियर। ठीक है, बैक इनपुट क्रेडिट ओनली इन स्टेट, जीएसटी अक्रॉस इंडिया। अब यूपी से गुजरात जाए या फिर यूपी से मिजोरम जाए, इट रियली डजंट मैटर, आपको अपने टैक्स पर पैसा वापस मिल जाएगा, जिसकी जो लागत है वो कंज्यूमर के ऊपर नहीं जाएगी, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल्स आर रिकमेंडेटरी एंड नॉट बाइंडिंग। ये एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था रिसेंट, आई थिंक शायद एक साल हो चुका है। रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल्स आर रिकमेंडेटरी एंड नॉट बाइंडिंग। एक और चीज़ है, एक और स्टेटमेंट था, आई विल अपडेट अबाउट इट इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब क्या हुआ, यूपी से बिहार में मैं आपको समझा दिया, सीजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी इज 18%, बाकी ये दोनों 99% बेसिकली, ये 99 रुपीज़ वाला अगर मैंने एग्जाम्पल लिया तो 99 18% यहाँ पे जाएगा सीजीएसटी एसजीएसटी में। अब ये जो एस जी एस टी आई जी एस टी है वो स्टेट ऑफ बिहार को जाएगा, क्योंकि ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, जहाँ पे कंजम्पशन होगा प्रोडक्ट का उसको फायदा मिलना चाहिए, ना कि प्रोडक्शन वाले को। ठीक है, दैट्स वाई वी कॉल जीएसटी एज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। नाउ थ्रेशोल्ड वैल्यू इज 20 लाख रुपीज। अगर आपका बिजनेस 20 लाख से प्लस का है तो आपको जीएसटी फाइल करना है, और आपका बिजनेस अगर आप नॉर्थ ईस्ट में है वो 10 लाख रुपीज का है और 10 लाख से ऊपर का है तो यू हैव टू पे जीएसटी। ठीक है, ये बात क्लियर है, और दिस इज फॉर बिजनेसेस एंड कंपनीज। अब इस बार का क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि जीएसटी में कुछ टाइम, सॉरी, टैक्स स्लैब्स बने हुए हैं। अभी जो टैक्स स्लैब्स हैं इसके बेसिस पे क्वेश्चन था, क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि जीएसटी में ना एक ही ड्रॉबैक है कि जीएसटी में सिर्फ एक टैक्स रेट होना चाहिए था, दैट इज 1% या 2% या 15%, जो भी एक टैक्स रेट होना चाहिए सारे प्रोडक्ट्स पे। पर एज वी आर नॉट दैट मच एबल नाउ कि हम हर चीज हर प्रोडक्ट पे 15% कर दें, क्योंकि अगर हम हर प्रोडक्ट पे 15% टैक्स लेने लगे तो लाइक ये वाला कॉलम देखिए जिसमें हम 5% टैक्स लेते हैं और जिसमें हम कोई टैक्स नहीं लेते हैं 0%, दैट इज एग्री रिलेटेड गुड्स। यहाँ पे हमें वीट बनता है, और अगर हम टैक्स पे लेने पड़े लगे वीट पे 15% का, तो वो पैकेट कितना महंगा हो जाएगा उसे गरीब नहीं खरीद पाएगा। तो दैट इज अ ड्रॉबैक ऑफ दिस सिस्टम बिकॉज ऑफ आर अनेबलनेस। काफी कंट्रीज में जीएसटी का सिंगल रेट भी है। ठीक है, तो ये जरूरत के हिसाब से सेट किया गया है। 0% जीएसटी ऑन एग्री रिलेटेड गुड्स, 0.25% ऑन रफ डायमंड्स। ठीक है, रफ डायमंड्स, नॉट द जिन पे काम हो चुका है। ठीक है, रफ डायमंड्स, रॉ डायमंड्स। 5% प्रायोरिटी गुड्स, कॉमन यूज आइटम्स। कॉमन यूज आइटम्स बेसिकली क्या है ये चीज, sugar, spices, edible oils. 28% is aerated drinks, luxury cars, cigarettes, compensation cess. Compensation cess एक कॉम्पनसेशन सेस भी लाया गया था 2017 में ही। जब ये चीज लागू की गई, जीएसटी को जब लागू किया गया तो सारे स्टेट्स को ये लगता था कि हमें हमारा जितना रेवेन्यू अब मिल रहा है उतना रेवेन्यू नहीं मिलेगा, तो उतना रेवेन्यू को बैलेंस करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के लिए सेंटर ने कॉम्पनसेशन सेस भी निकाला। कॉम्पनसेशन सेस से जो पैसा आता था वो स्टेट गवर्नमेंट्स के फंड में जाता था और दिस गैप को भरने के लिए।
क्योंकि कुछ स्टेट्स का जो रेवेन्यू था वो कम हुआ, जो टैक्स से पहले आता था पैसा उतना अब नहीं आ रहा था, तो उसको फिल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपनसेशन सेस भी निकाला था। नाउ फोर्थ स्लैब इज 12% में 18%, जिसमें रेसिडुअल एंड स्टैंडर्ड रेट्स होते हैं। लाइक ये वाला है 12% में कंप्यूटर मॉनिटर्स स्पेक्टिकल्स दीज थिंग्स कम्स, 18% में सोप हेयर ऑयल्स दीज थिंग्स कम्स, ठीक है। और 3% गोल्ड प्रेशियस स्टोन इमिटेशन एंड ज्वेलरी। तो दिस इज क्लियर। अब कुछ चीज़ों पे एग्जेम्प्ट किया गया है, जीएसटी को अभी भी नहीं लगाया गया और उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फर्स्ट इज पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। Alcohol for the human consumption has been exempted from the purview of GST, but alcohol किसी और पर्पज के लिए इंडस्ट्रियल यूज में आ रही है तो उस पर जीएसटी लगता है। बस ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ही उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाता। इतनी चीज बात याद रखें। बाकी जीएसटी भी खत्म होता है। आई थिंक आपको चीजें समझ आ गई होंगी, थोड़ा शॉर्ट में है पर इज इनफ। थैंक यू। जय हिंद। इसका स्लाइड्स का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर।